कल तक हम लोग ने देखा था कि मसल के अंदर क्या पाया जाता है, मसल बंडल। मसल बंडल का दूसरा नाम मसल फेसिकल्स। अच्छा, मसल फेसिकल के अंदर गए तो क्या मिलेगा, मसल फाइबर या मसल सेल। मसल सेल के अंदर गए तो क्या मिलेगा, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल। मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल कितने प्रकार के होते हैं, तो एक थिन और एक थिक। जो थिन वाला होता है वो एक्टिन नाम की प्रोटीन का बना था, जबकि थिक वाला किसका बना होता है, मायोसिन प्रोटीन का। थिन वाला जो है एक्टिन प्रोटीन का बना था, थिक वाला मायोसिन प्रोटीन का बना था। और थिन वाले के कुछ हिस्से को हम आई बैंड कहते थे, लेकिन थिक वाले के पूरे हिस्से को हम ए बैंड कहते थे। कोई डाउट? फिर हमने आपको ये फिगर बताया था। इस फिगर में हमने बताया था कि मसल जो होती है, मसल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसको बड़ा करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। मसल मसल फाइबर एक सेल है, और सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। प्लाज्मा लेमा की जगह हमने क्या कहना चालू कर दिया, क्योंकि मसल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सार्को, तो हमने इसकी जगह लगा दिया सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्म की जगह सार्कोप्लाज्म। न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, इस कंडीशन को सिंसिटियम कहते हैं। याद आया कुछ? ER की जगह SR, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बुलाने लगे थे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बताया था ये स्टोर हाउस है किसका, कैल्शियम का। मसल की यूनिट का नाम होता है, जो मसल सेल की यूनिट का नाम है सार्कोमियर। सार्कोमियर किसे बोलते हैं, दो जेड लाइन के बीच के गैप को, दो जेड लाइन के बीच के गैप को। दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर या मसल सेल, राइट। फिर इसमें आप देख पा रहे हो दो तरह के फिलामेंट अभी बताए थे। ये मोटा वाला है जिसे ए बैंड भी कहते हैं, ये रेड वाला मोटा वाला है जिसे ए बैंड भी कहते हैं। ये थिक फिलामेंट को ए बैंड भी कहते हैं, ठीक है ना। जबकि ऐसे बोल सकते थे, राइट। थिक थिक फिलामेंट का भी देखो नॉन ओवरलैप एरिया क्या कहलाता था, एच जोन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई थी कल, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। और ये मैंने दोबारा एक बार रिवाइज करा दिया। आज बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानते हैं कि इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है और इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो आज आगे बढ़ते हैं। देखो, मसल सेल या मसल फाइबर एक ही चीज है कि अलग अलग? एक ही चीज है ना। इसमें पाया जाता है क्या, इसमें पाया जाता है दो टाइप के माइक्रोफाइब्रिल या मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट्स होते हैं, अभी बताया था। एक का नाम अभी आपने बोला थिक फिलामेंट, अभी आपने बोला थिक फिलामेंट।
जो लाल कलर का था, देखो ये मसल फाइबर या मसल सेल है। इसमें दो तरह के फिलामेंट है, एक मोटा वाला या रेड वाला, एक पतला वाला या व्हाइट वाला। मैं बता रहा हूं कि दो प्रकार के फिलामेंट थे, तो इनकी जानकारी दे रहा हूं इसमें। अब देखो दूसरा का कौन सा है, थिन फिलामेंट, और दोनों ही प्रोटीन का बना होता है। देखो इसके लिए एक फार्मूला बना लिया, ट्रिक बना लिया, इसके लिए ट्रिक है मेरे पास, एक साथ याद हो जाएगा, पूरा फिगर अभी देखना, एक साथ याद हो जाएगा। ठीक है, लीजा, क्या फार्मूला है, लीजा, लीजा फार्मूला है। अब लीजा का मतलब सुनो, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका फार्मूला लीजा नहीं, लीजा उसका है, रुक जाइए, इसका है धाम। कहते नहीं चारों धाम की यात्रा कर ली हमने, धाम होता है ना धाम, कितने धाम, चार धाम, तो वो धाम है, इसका फार्मूला है धाम, इसका फार्मूला है लीजा, इसका फार्मूला है धाम, उसका फार्मूला है लीजा। तो डी मतलब क्या, कैसा है, डार्क बैंड की लाइट बैंड, जल्दी बोलो, डार्क बैंड है कि लाइट बैंड, तो डार्क बैंड। थिक वाला किस कलर का है, डार्क बैंड कहलाता है, बोलो हाँ कि ना। देखते हुए चलो, एक एक लाइन देखते हुए चलो, डार्क दिख रहा है कि लाइट दिख रहा है, डार्क, क्योंकि कोई चीज मोटी होगी तो डार्क दिखेगी, पतली होगी तो लाइट दिखेगी। तो पहला पहला इसका ट्रिक पता चल गया कि सर थिक फिलामेंट को ही डार्क बैंड बोलेंगे, कोई डाउट है। अच्छा, उसी के बीच का जो नॉन ओवरलैप पार्ट था, एच जोन, उसी से संबंधित है, हाँ कि ना, तो बताओ उसी से संबंधित है एच जोन, और अपने को याद है तो मैं लिख दूं कौन सा पार्ट है, नॉन ओवरलैप्ड पार्ट की ओवरलैप्ड, नॉन ओवरलैप्ड पार्ट, नॉन ओवरलैप्ड पार्ट। अच्छा, ए से मतलब है उसी को एनाइसोट्रॉपिक बैंड भी कहेंगे, एनाइसोट्रॉपिक, या फिर ए बैंड भी कहते हैं, बोलो एनाइसोट्रॉपिक या ए बैंड कहते हैं। देखो सब कुछ कितना आसान हो गया। एम से देखो उसके बीच की एक लाइन थी, कल बताया था आपको, देखो इधर का ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, टेल टू टेल जुड़ते थे कि हेड टू हेड, टेल टू टेल जुड़ते थे कि हेड टू हेड, तो टेल टू टेल जुड़ते थे, ये हेड, ये हेड, ये टेल, दोनों के टेल जुड़ गए, तो जोड़ने के लिए कोई मेम्ब्रेन होगी ना, जोड़ने वाली मेम्ब्रेन का नाम है थिन मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेनस फाइबर की बनी होती है, लिखा होगा कहीं एम लाइन, हाँ ये एम लाइन, ये थिन मेम्ब्रेनस फाइबर की बनी होती है, थिन मेम्ब्रेनस फाइबर की बनी होती है, दोनों दोनों ए बैंड के टेल को जोड़ती है कि दोनों ए बैंड के हेड को जोड़ती है, दोनों ए बैंड के टेल को जोड़ती है। तो देखो सब कुछ इसी से संबंधित है, देख लो क्या बोले, कौन सी लाइन। और एक बात और, प्रोटीन भी क्लियर हो गया सर, मायोसिन प्रोटीन का बना होता है, बताओ थिक वाला फिलामेंट किस प्रोटीन का बना होता है, मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। बढ़िया फार्मूला है ना, धाम याद रखिएगा, धाम, थिक फिलामेंट का फार्मूला है धाम, और थिन फिलामेंट का फार्मूला बता दूं, थिन फिलामेंट का फार्मूला है लीजा, यानी धाम में कौन गया, लीजा, नाम के विपरीत है लग रहा है काम। इसकी ट्रिक है लीजा, LIZA, एल से लाइट बैंड, थिन फिलामेंट को ही लाइट बैंड कहते हैं, आई से यानी आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक या आई बैंड, और यहां पर भी क्या लिख दें, हाँ नॉन ओवरलैप्ड की ओवरलैप्ड, नॉन ओवरलैप्ड। और बताओ आई बैंड के बीच में कौन सी लाइन थी, यानी थिन फिलामेंट में कौन सी लाइन आ रही थी, जेड लाइन, जेड लाइन उससे संबंधित है कि इससे संबंधित है, देखो क्वेश्चन देख रहे हो, केवल ट्रिक से ही सारा हो जाएगा। अच्छा, ए से एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, अब तो नहीं भूलोगे ना, इसीलिए देखो ट्रिक बना ली है, एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। अक्सर हम भूल जाते हैं थिक फिलामेंट को क्या बोलते हैं, थिन फिलामेंट को क्या बोलते हैं, एक बार चलो पहले वापस देख के आए, फार्मूला बोलना, डी से डार्क बैंड, थिक फिलामेंट का दूसरा नाम, थिक फिलामेंट का दूसरा नाम, डी से डार्क बैंड, फिर क्या बोला, डी एच, एच के बाद देखो एच जोन यहीं से संबंधित है,
इसके नॉन ओवरलैप पार्ट को एच जोन कहते हैं, बोलो सही है। तो डी एच हो गया। ए से एन आइसोट्रॉपिक है कि आइसोट्रॉपिक? एन आइसोट्रॉपिक है कि आइसोट्रॉपिक? देखो एन आइसोट्रॉपिक है, यहां मोटा है यहां पतला है, यहां पतला है यहां मोटा है, तो कहां एक जैसा है? एक जैसा होता तो आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, अलग अलग दिख रहा है इसलिए आइसोट्रॉपिक बोलेंगे, तो आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। तो डी हो गया, एच हो गया, ए हो गया, ठीक है ना। एम, एम से बीच की लाइन का नाम एम लाइन। अच्छा, और एम से मायोसिन का बना है, देखो हो गया पूरा क्लियर। अब तो इसका कुछ छूटा नहीं, इसलिए पूरे फार्मूले में कवर अप कर लिया गया। आइए लाइट बैंड पे चलते हैं। लाइट बैंड के लिए फार्मूला बताते हैं, लीजा थिन फिलामेंट का कलर होता है लाइट, इसलिए लीजा के एल से लाइट बना। और इसी के नॉन ओवरलैपिंग पार्ट को आई बैंड कहते हैं। तो लीजा के बाद एल के बाद आई, आई भी कवर हो गया। और जेड के बाद देखो बीच में कौन सी लाइन गुजर रही है, देखो बीच में आई बैंड के बीच में कौन सी लाइन गुजर रही है? जेड लाइन। और ए का मतलब एक्टिन का बना होता है कि मायोसिन का? एक्टिन का बना हुआ है। पूरी ट्रिक समझ में आ गई? कि अब कोई भी कंफ्यूजन रहा होगा तो वो भी क्लियर हो गया अपने को। नोट करिए जल्दी से। यानी डार्क बैंड के बीच की लाइन को ही बोलते थे एच। डार्क बैंड में जो बीच का गैप था ना, उसको एच जोन कहते थे। ओवरलैप पार्ट था कि नॉन ओवरलैप? एन आइसोट्रॉपिक की आइसोट्रॉपिक? एम लाइन थी कि नहीं थी बीच में? मायोसिन का बना था कि एक्टिन का बना था? और वो देखो लाइट बैंड था कि डार्क? आइसोट्रॉपिक या अनआइसोट्रॉपिक? जेड लाइन बीच में थी कि नहीं थी? और एक्टिन की मायोसिन? तो इस ट्रिक से फिगर पूरा कवर हो गया है। इससे फायदा ये होगा कि हमने फिगर को पूरा कवर करने की कोशिश कर ली है, एक भी चीज छूटने नहीं दिया है। अगर आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, जेड लाइन रिलेटेड है किससे? लाइट बैंड से कि डार्क बैंड से? मतलब थिक से कि थिन से? लाइट पूछेगा तो भी आप बता लोगे। अच्छा, बोलेगा आइसोट्रॉपिक बैंड किससे संबंधित है? थिन से कि थिक से? एन आइसोट्रॉपिक बैंड किससे संबंधित है? बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ, ठीक है ना। एम लाइन कहां पाई जाती है, थिक में कि थिन में? थिक में कि थिन में? मायोसिन प्रोटीन कहां पाई जाती है? हाँ, और ये थिन, थिन में कौन सी पाई जाती है? एक्टिन। अब देखते हैं हम लोग इन दोनों प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अब हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ये दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, लेकिन सिंगल चॉइस आए तो मायोसिन टिक करना। अगर सिंगल चॉइस आए तो मायोसिन टिक करना। वैसे दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल है, बट अगर सिंगल चॉइस आएगी, आया हुआ क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं, तो आपको मायोसिन टिक करना है। लिखिएगा, हेडिंग डालिए। हो गया सबका? स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, या फिर हम बोले मायोफाइब्रिल, इन्हीं को बोलते हैं ना, मायोफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर। मायोफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का नाम क्या है? मायोफाइब्रिल। कितने प्रकार के थे? याद दिला रहा हूं, एक था एक्टिन और एक था मायोसिन। लेकिन अगर सिंगल चॉइस हो तो हम क्या करेंगे?
if we have single choice, if we have single choice, answer should be मायोसिन। अभी से क्लियर कर दे रहा हूं, आंसर होगा मायोसिन। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा एक्टिन का, क्योंकि बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, आइए देखें। पहले एनसीईआरटी आपको दिखा दे, एनसीईआरटी का फिगर, तो चीजें आसान हो जाएंगी और फिर नोट्स बना लेंगे, राइट। तो बताइए कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन को क्या बोल रहे हैं, वही मायोफाइब्रिल को ही कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बोलने लगे, क्योंकि वो बना होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का। अच्छा, कितने प्रकार की प्रोटीन होती है, दो, पहला, दूसरा। हाँ, तो आप बताओ दोनों में अगर सिंगल चॉइस हो तो हम किसको चूज करेंगे, मायोसिन को चूज करेंगे। है तो दोनों ही, पर ऑप्शन ना होने के स्थिति में हम मायोसिन को चूज करेंगे, राइट। आज का मोटिवेशनल कोड क्या है, उम्मीद मत छोड़ो। जब आपको लगेगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तभी चमत्कार होगा। मतलब जब आप निगेटिविटी छोड़ दोगे, अपने आप पॉजिटिविटी आ जाएगी, अपने आप पॉजिटिविटी आ जाएगी। देखो एक एनिमेशन आपको दिखाते हैं। मसल के अंदर क्या था, मसल फाइबर बंडल, ये बंडल था। बंडल के अंदर क्या था, मसल, मसल सेल। और मसल सेल के अंदर क्या है, मसल सेल के अंदर ये क्या है, जिनको हम अभी स्टडी कर रहे हैं, मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट। तो सबसे पहले मसल, मसल के अंदर मसल फाइबर बंडल। उसके बाद ये देखो मसल बंडल है, ऐसे बहुत सारे बंडल है, ठीक है। इसी को फेसिकल्स भी बोलते हैं। इसके अंदर गए तो आप आ जाएगा, क्या आएगा, मसल सेल्स या मसल फाइबर। देखो बार बार बोल रहा हूं। और इसके अंदर जाएंगे तो वही दो प्रकार के फिलामेंट, एक मोटा वाला, पतला वाला। मोटा वाला मायोसिन का बना है, पतला वाला एक्टिन का बना है, जिसकी स्टडी हम करने जा रहे हैं। हाँ देखो, मैंने अभी बोला था ना, दो तरह के फिलामेंट होते हैं। तो देखो एक थिक और एक थिन, एक थिक और एक थिन। और यूनिट का नाम सार्कोमियर, यूनिट का नाम, मसल की यूनिट, मसल फाइबर की यूनिट का नाम सार्कोमियर। कितने प्रकार के फिलामेंट दिखाए गए थे, दो, एक थिक और एक थिन, राइट। ये आपके एनसीईआरटी का फिगर है। दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्टिन एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ मायोसिन। एक एक करके समझते हैं। देखो जो एक्टिन होता है ना, एक्टिन, उसमें क्या होता है, ये देखो छोटे छोटे लड्डू दिख रहा है, लड्डू दिख रहा है ना, ग्रीन कलर के, पीले होते तो खा भी लिया जाता, लग रहा है पिस्ता का लड्डू है। तो ये एक लड्डू, दो लड्डू, तीन लड्डू, चार लड्डू, ऐसे लड्डू मिलकर के पूरी एक चेन बना ले रहे हैं। लड्डू मतलब क्या, मोनोमर। लड्डू क्या है, मोनोमर। और चेन क्या है, पॉलीमर। बताओ ये जो एक गोला है, इसका नाम बता दे, जी एक्टिन। क्या नाम है, गोल वाला एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन को जी एक्टिन कहते हैं। बताओ व्हाट इज दिस लड्डू, जी एक्टिन क्या है, फैक्टिन। और ऐसे कई सारी लड्डू को सजा दे और पूरी चेन बन जाए तो फिलामेंटस एक्टिन। मोनोमर का नाम जी एक्टिन, पॉलीमर का नाम एफ एक्टिन। कुछ समझ आया, बताओ। एक 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 ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, मोनोमर है, मोनोमर, प्रोटीन का मोनोमर। और ये प्रोटीन का पॉलीमर है, प्रोटीन का पॉलीमर है। बताइए प्रोटीन के मोनोमर का नाम जी एक्टिन और पॉलीमर का नाम। ऐसे आपको दो सीरीज दिख रही है, एक ऐसी और एक ऐसी, और दोनों आपस में लिपटी हुई है ऐसे हेलिकली। कैसे लिपटी है, ऐसे हेलिकली, जैसे दो सांप आपस में लिपट जाते हैं ना, देखा तो होगा ही, दो सांप आपस में लिपट जाते हैं, वैसे ये भी लिपटी हुई है बिल्कुल, ठीक है ना, हेलिकली लिपटी हुई है। हेलिकल है कि लीनियर, हेलिकल है कि लीनियर। चलो, और उन्हीं को दो रस्सी से बांध दिया जाता है। देखो दो रस्सी भी ऐसे चल रहा है, रस्सी जैसा स्ट्रक्चर। और जो रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है ना, वो भी कितने हैं, जरा देख के बताओ। एक ये जा रही है और एक ये आ रही है, कितने हैं, दो। वो भी कैसे, सीधे है कि हेलिकल, वो भी हेलिकल है, वो भी ऐसे लिपटे हुए हैं, वो भी हेलिकल है, याद रखो। समझे मेरी बात, यानी सेकेंडरी प्रोटीन है। व्हाट इज दिस प्रोटीन, सेकेंडरी, हेलिकल होती है कि नहीं होती है,
बताओ ये रस्सी वाली प्रोटीन भी सेकेंडरी है क्योंकि हेलिकल है, हेलिकल वाली चीजों को सेकेंडरी बोलते हैं। तो सेकेंडरी प्रोटीन है कि प्राइमरी? सेकेंडरी प्रोटीन है। अच्छा ये देखो कुछ और भी इन प्रोटीन का नाम तो बता दिया, इसका नाम सुन लो, इसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम है? तो ये इसका एक गोले का नाम, पूरे चेन का नाम, ऐसी कितनी चेनें हैं? 2 चेन है। लीनियर है कि हेलिकल? प्राइमरी प्रोटीन है कि सेकेंडरी? चलो याद हो गया, और क्या ही चाहिए। अच्छा यहीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे तो हम बता लेंगे। फिर 2 रस्सी जैसी प्रोटीन है, ये जो रस्सी जैसी प्रोटीन है वो भी लीनियर है कि हेलिकल? प्राइमरी है कि सेकेंडरी? अच्छा लिपटी हुई है ना इससे, आपस में लिपटी हुई है, नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। अब इसी रस्सी जैसी प्रोटीन के ऊपर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर, रेगुलर डिस्टेंस पर, रेगुलर की इर्रेगुलर? रेगुलर डिस्टेंस पर, रेगुलर डिस्टेंस पर मतलब इक्वल डिस्टेंस पर क्या पाई जाती है? 3 और प्रोटीन होती है, 3 की प्रोटीन होती है, आपस में जुड़ी रहती है, उनका नाम है ट्रोपोनिन। क्या नाम है? इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के बोल दिया जाता है एक्टिन। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। पहले इतना निपटा ले फिर वो मायोसिन पे लगते हैं। तो ये 2 पूरी चेन है, दो चेन चल रही है, ठीक है। दो चेन आप चला रहे हो हेलिकली। मेरे को थोड़ा और सिंपल कर ले ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसे हेलिकली चल रही है, ठीक है। एक का नाम क्या है? इसका ये मोनोमर है, दिस इज मोनोमर, मोनोमर यानी एकल बोलते हैं। मोनोमर का नाम है जी एक्टिन। और ये जो पूरी चेन बन गई है इसका नाम है, पूरी चेन का नाम क्या है? दिस इज पॉलीमर, ये चेन है पूरी पॉलीमर, पॉलीमर बहुलक। जब जी एक्टिन ढेर सारे मिल गए तो बन गया पॉलीमर, पॉलीमर का नाम हो गया एफ एक्टिन, एफ एक्टिन। अगर पूरा नाम जानना चाहो वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर गोल वाला एक्टिन, इसको बोलते हैं फाइब्रस एक्टिन, फाइबर बन गया ना पूरा, या फिलामेंटस एक्टिन भी कहते हैं। पूरा नाम जानने की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ एक्टिन की कितनी चेन है, जल्दी देख के बताइए। एक्टिन की कितनी चेन है? 2 चेन है सर। चेन का आकार बताइए, हेलिकल की नॉर्मल? हेलिकल। और हेलिकल होती है तो सेकेंडरी प्रोटीन होती है कि प्राइमरी? सेकेंडरी प्रोटीन होती है। टू चेन होती है और हेलिकल होती है। और इन्हीं में एक साइट पाई जाती है, देखो दिखाता हूं, कुछ में दिखा दे रहा हूं, कुछ में इसी में एक साइट होती है जो अभी ढकी रहती है, लेकिन आप बता दें अभी से इसी में पाई जाती है, ढकी रहती है, ये साइट ढकी रहती है। इस साइट का नाम है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, एक्टिव बाइंडिंग साइट, एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। मतलब मायोसिन यहीं से आके जुड़ेगा, ये इसी की एक्टिव बाइंडिंग साइट है, लिख देता हूं एक्टिव बाइंडिंग साइट, एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन।
अभी बताएंगे ये खुली रहेगी कि बंद रहेगी, अभी बताएंगे, रुक जाओ। उसके अलावा अब यहां पे एक और प्रोटीन पाई जाती है, रस्सी जैसी। दो रस्सियां है कि एक रस्सी जैसा है? दो रस्सियां है। इनका नाम है ट्रोपोमायोसिन। कितनी होती है? इसकी भी कितनी चेन है? 2 चेन। ये भी कैसी है? हेलिकल। मतलब बोले तो सेकेंडरी प्रोटीन है। सेकेंडरी प्रोटीन है। एक आगे से जा रही, पीछे से दिख नहीं रही है, छुपी हुई है। अब इन्हीं के ऊपर पाई जाती है रेगुलर इंटरवल पर 3-3 के सेट में प्रोटीन। 1 2 3, 1 2 3। रेगुलर इंटरवल पे कि इरेगुलर इंटरवल पे? देखो रेगुलर रेगुलर इंटरवल पे है। इनका नाम है, इधर लिख देता हूं, इनका नाम है ट्रोपोनिन। और इसकी 3 सब यूनिट होती है। दिख रहा है आपको? और प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल। और इसका काम है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है, कैल्शियम को बांधती है। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कैल्शियम को बांधती है, याद रखिएगा। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, ट्रोपोनिन जो है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। ये इंटरवल लिखा हुआ है। क्या? अच्छा वो खिसक गया इधर से। तो इस तरीके से एक्टिन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। एफ एक्टिन 2 चेन होती है, हेलिकल होती है।
जो आपकी ट्रोपोमायोसिन है उसकी भी 2 चेन होती है, हेलिकल होती है, और दोनों को ही प्राइमरी प्रोटीन बोलते हैं। किसके ऊपर होगा? एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। किसके ऊपर होगा? एफ एक्टिन पे, एफ एक्टिन पे। अच्छा, फिर अगली प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कितनी सब यूनिट से मिलकर बना होता है? 3। रेगुलर इंटरवल पे है कि इरेगुलर? ठीक है ना। और किसके ऊपर प्रेजेंट है? ट्रोपोबायोसिन के ऊपर। और कैल्शियम बाइंडिंग यही करता है। अच्छा, जनरली ट्रोपोनिन पता क्या करता है? इसको इसको ढके रहता है। जब हमारी मसल रिलैक्स स्टेज में है तो एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन इज मास्क्ड। मास्क मतलब, मास्क मतलब ढकना। अरे मास्क मुंह पे लगाते हैं मतलब मुंह को ढक लिया, है ना, यानी मास्क रहती है। ये जो जनरली जब हमारी मसल रिलैक्स होती है, ध्यान दीजिए कौन सी साइट बंद रहती है? एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन इज मास्क्ड। कौन मास्क करके रखता है? ट्रोपोनिन। याद रखना, कब की बात चल रही है? व्हेन मसल इज रिलैक्स, व्हेन मसल इज कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो मसल रिलैक्स है ना, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट कराया ही कहां है? अभी तो मसल रिलैक्स है, अभी कॉन्ट्रैक्ट तो कराया ही नहीं है ना हमने। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, एट द टाइम ऑफ मसल रिलैक्सेशन क्या रहती है? मास्क्ड की ओपन। एनसीईआरटी ने जो वर्ड यूज किया वही मैं भी कर रहा हूं, मास्क्ड। भाई कौन मास्क किए रहता है? बोलो। ट्रोपोनिन। एट द टाइम ऑफ, एट द रेट का मतलब एट द टाइम, एट द टाइम ऑफ मसल रिलैक्सेशन मास्क्ड बाय ट्रोपोनिन। मतलब बंद रहती कि खुली रहती है? ओपन रहती कि क्लोज रहती है? ओपन रहती कि क्लोज रहती है? मतलब दिखेगी कि नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी। ये आपका हो गया एक्टिन का पूरा स्ट्रक्चर विद फिगर। बताइए जनरली कौन सी साइट ढकी रहती है या मास्क रहती है? बोलो। एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। और कौन ढकने में मदद करता है? ट्रोपोनिन नाम की प्रोटीन मदद करती है इसको कवर करने में, इसको ढकने में मदद करती है। बढ़े आगे, बताओ मोनोमर का नाम बताओ। जी एक्टिन। पॉलीमर का नाम बताओ। एफ एक्टिन। कितनी चेन होती है? हेलिकल की नॉन हेलिकल? प्राइमरी प्रोटीन की सेकेंडरी प्रोटीन? सेकेंडरी प्रोटीन। इसके ऊपर ये जो व्हाइट व्हाइट साइटें हैं इनका नाम क्या है? एक्टिव बाइंडिंग साइट, क्योंकि सक्रिय होती है इसलिए एक्टिव बोलो। एक्टिव बाइंडिंग साइट। लेकिन क्या बंधने आएगा यहाँ? एक्टिन से मायोसिन बनता है और मायोसिन से एक्टिन बनता है, उल्टा होता है। बताओ एक्टिन, ये हम एक्टिन पढ़ रहे हैं कि मायोसिन? तो इसके पास क्या बंधने आएगा? मायोसिन। जब मसल सिकुड़ेगी तो मायोसिन बंधने आएगा। ठीक है ना। एक्टिन मायोसिन से जुड़ता है और मायोसिन एक्टिन से जुड़ता है अपोजिट दिशाओं में। जैसे नॉर्थ पोल किससे जुड़ता है? साउथ से। साउथ किससे जुड़ता है? एक ही बात है। अब यहाँ पे दूसरी प्रोटीन थी जो रस्सी जैसी थी, नाम था ट्रोपोनिन। उसकी भी 2 चेन होती है, वो भी हेलिकल होती है, वो भी सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी प्रोटीन है, वो भी हेलिकल है, सेकेंडरी प्रोटीन है। ये सेकेंडरी प्रोटीन नहीं होती, बल्कि 3-3 के सब यूनिट में होती है, रेगुलर इंटरवल पे होती है। और ये बताया गया ये जो होती है कैल्शियम को बाइंड करती है, इसलिए इसको कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन भी कहा जाता है। ये एक्टिन फिनिश हो गया। आइए एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं तो और हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का फिगर है, देखो अभी बताया था आपको। क्लियर है? जी एक्टिन, एफ एक्टिन की चेन, 2 चेन होती है, हेलिकल होती है। और ट्रोपोमायोसिन रस्सी जैसी होती है, ये भी हेलिकल होती है, 2 चेन होती है, और ये रेगुलर इंटरवल में प्रेजेंट होती है, 3 सब यूनिट की बनी होती है। आइए थ्योरी पे भी चलते हैं, थ्योरी पे भी चलते हैं। ईच एक्टिन, एक्टिन यानी अब तो फार्मूला भी बता दिया है। कौन सा? थिन की थिक वाला, है ना। हर एक एक्टिन यानी थिन फिलामेंट
बना होता है दो एफ फिलामेंटस एक्टिन का। बोलो दो थे ना, एफ एक्टिन कितने थे? एफ स्टैंड्स फॉर फिलामेंटस, जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबुलर, हेलिकली हेलिकली वुंड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से हेलिकली जुड़े थे। एक दूसरे से कैसे जुड़े थे? हेलिकली जुड़े हुए थे। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमर जी एक्टिन। कहता है एफ एक्टिन तो पॉलीमर था जबकि जी एक्टिन मोनोमर था। बोलो सब कुछ कवर है। फिर क्या बोला गया? दो फिलामेंट एक दूसरे प्रोटीन के होते हैं, मतलब दो और प्रोटीन होती है, रस्सी वाली की बात कर रहा है। दो और प्रोटीन होती है, नाम है ट्रोपोमायोसिन, वो भी रन करती है क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रू इट्स लेंथ, मतलब पूरी लंबाई में उसके रन करती रहती है। और ये भी कैसी होती है? ये भी हेलिकल होती है। याद रखिए, इसमें लिखा नहीं है पर फिगर में दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। बताओ, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड है रेगुलर इंटरवल पे कि इरेगुलर पे? और मैंने कहा बनाया था, एफ एक्टिन पे कि ट्रोपोमायोसिन पे? देख लो, फिगर से ही सब क्लियर हो रहा है, लिखने की कुछ आवश्यकता ही नहीं। इन रेस्टिंग स्टेज, मैंने ये बात फोकस करी थी कि नहीं, एट द टाइम ऑफ मसल रिलैक्सेशन, बोला था कि नहीं? क्या होता है? सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन क्या कर लेती है? ढक देती है। किसको ढक देती है? एक्टिव बाइंडिंग साइट। किसके एक्टिव बाइंडिंग साइट को? मायोसिन के, जो कि कहां प्रेजेंट था? फिलामेंटस एक्टिन पे। फिलामेंटस एक्टिन पे यानी एफ एक्टिन पे प्रेजेंट था। बोलो, छूटा कुछ? कवर हो गया? अब आइए इस पे चलते हैं। अब हमारा सारा फोकस है किस पे? मायोसिन पे। अब हमारा फोकस है मायोसिन पे। अभी तक हम पढ़ रहे थे एक्टिन, अब हम पढ़ेंगे मायोसिन। एक बार आपसे पूछ लूं, थिन फिलामेंट का पार्ट था कि थिक का? थिन फिलामेंट का पार्ट था कि थिक फिलामेंट का पार्ट? बोलो भाई, थिक फिलामेंट का। और अभी क्या पढ़ के आ रहे हैं? थिन फिलामेंट का पार्ट। जो मायोसिन होता है उसमें क्या होता है? पहले इसका फिगर बना दे। ऐसे 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 टेल होती है, और ये जो टेल होती है, फिर ऐसे टेल थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाती है, एक एंगल पे स्ट्रेट हो जाती है, और स्ट्रेट होकर के वो हेड बना लेती है। ये देखो, टेल में भी ऐसे ही दो हेलिकल स्ट्रक्चर होंगे। देखो इस तरीके से क्या होती है, इसमें दो भाग होते हैं। देखो, एक यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर और एक आगे का स्ट्रक्चर। अब पहले सबका नाम बता देते हैं, फिर क्वालिटी बताते हैं। ये भाग है टेल, और ये भाग है, इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म, जो कि थीटा एंगल पे प्रेजेंट होता है। थीटा एंगल पर प्रेजेंट होता है। और ये होती है हेड, ये होता है हेड। हेड, क्रॉस आर्म और टेल। हेड, क्रॉस आर्म और टेल, तीन तीन चीजें इसमें दिख रही हैं। ठीक है, ये पूरा भी पॉलीमर का बना होता है। इट इज ए पॉलीमर, दैट इज मायोसिन। पॉलीमर है ना, पॉलीमर का नाम क्या है? मायोसिन। तो पॉलीमर हमेशा किसका बना होता है? सर मोनोमर का। तो मोनोमर का भी कोई नाम होगा। मोनोमर का नाम है मीरोमायोसिन, मीरो लगा देना। और जो कि दो प्रकार का होता है, कुछ का वेट ज्यादा होता है, उसे बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन, उसको बोलते हैं एचएमएम। एचएमएम, हैवी मीरोमायोसिन। कुछ का वेट हल्का होता है, उसे क्या बोलेंगे? लाइट मीरोमायोसिन, तो उसको क्या बोलेंगे? एलएमएम। आप देखो, हेड आपका और क्रॉस आर्म, हेड और क्रॉस आर्म, ये एचएमएम का बना होता है, यानी हैवी होता है। और आपका टेल जो होता है, ये एलएमएम का बना होता है, यानी लाइट होता है। देखने से ही क्लियर लग रहा है, ये छोटा सा लग रहा है, मतलब ये पतला है, और वो देखो हैवी है। तो बताइए कितने मीरोमायोसिन होते हैं? मीरोमायोसिन इज अ पॉलीमर की मोनोमर?
मीरोमायोसिन इज द पॉलीमर की मोनोमर? पॉलीमर का नाम है मायोसिन। कितने प्रकार के होते हैं? तो लाइट और हैवी, हैवी या लाइट। एचएमएम, एचएमएम कहां पाया जाता है बताओ? एचएमएम पाया जाता है हेड और क्रॉस आर्म में, हेड और क्रॉस आर्म में। और हेड, ये क्रॉस आर्म थीटा एंगल पे बाहर की तरफ उभरा होता है, ये थीटा एंगल पे बाहर की तरफ उभरा होता है, थीटा एंगल पे। थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है वहां वैल्यू, थीटा एंगल पे बाहर की तरफ उभरा होता है। और ये भी बता दे ये होता किस तरफ है, आउटवर्ड की इनवर्ड? हेड किस तरफ होता है? आउटवर्ड की इनवर्ड? अच्छा, आउटवर्ड से क्या मतलब है सर? ये आउटवर्ड से क्या समझे? आउटवर्ड का मतलब ये समझे, देखो इधर देखो, ये देखो, आउटवर्ड का मतलब ये बाहरी हिस्सा है ना, बाहरी हिस्सा ये है, भीतरी हिस्सा ये है। तो बताओ किधर झुका हुआ है? आउटवर्ड। इधर भी देखो किधर झुका हुआ है, आउटवर्ड, आउटवर्ड साइड, आउटवर्ड साइड होता है, यानी टुवर्ड्स जेड लाइन। ब्रैकेट में लिख देते हैं टुवर्ड्स जेड लाइन। आउटवर्ड का मतलब होता है टुवर्ड्स जेड लाइन। टुवर्ड्स जेड लाइन। क्लियर हो गया? अब एक चीज और देख लो, यहां पर दो दो साइटें होती हैं, यहां दो दो साइटें होती हैं, एक आगे ये और एक पीछे। इस वाली साइट को बोलते हैं एक्टिव बाइंडिंग साइट। याद करो, अभी अभी हिंट दिया था, एक्टिन के पास थी एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, तो इसका नाम आप भी बता सकते हो, एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन। एक्टिव बाइंडिंग साइट किसके लिए है? एक्टिन। मायोसिन के पास क्या होता है? मायोसिन के पास एक्टिन वाली साइट होती है और एक्टिन के पास मायोसिन वाली साइट होती है। कुछ समझ आया? एक्टिन के पास कौन सी साइट होती है? मायोसिन को बांधने वाली। और मायोसिन के पास कौन सी साइट होती है? एक्टिन को बांधने वाली। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने, ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। बच्चा सोचता है अरे सर इतना सरल क्वेश्चन पूछा था, आपने कहा पूछा क्या, मुझे लगा अरे ये पूछा था एक्टिन बाइंडिंग साइट कहां होती है। बच्चे बच्चे पता होता है सर कि एक्टिन पे होती है। हमने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे विचार। -5 का टोपा हो गया, -5 की टोपा हो गई ना? क्यों? क्वेश्चन गलत हो गया। एक्टिव बाइंडिंग साइट एक्टिन पे नहीं, मायोसिन पे होता है, और मायोसिन बाइंडिंग साइट मायोसिन पे नहीं, एक्टिन पे होता है। अब ये देखो, इसको बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। यहां से एटीपी बनता है जिससे एनर्जी मिलती है मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए। इसी को एक और नाम देते हैं एटीपी हाइड्रोलेस साइट, क्योंकि एटीपी की हाइड्रोलिसिस यही होती है। तो दो साइटें हैं, एक का नाम है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन और दूसरे का नाम है एटीपी बाइंडिंग साइट या एटीपी हाइड्रोलेस साइट। और ये भी बात रिकॉल कर दें, इस तरफ क्या होता है, इस तरफ एम लाइन होती है, कुछ याद आ रहा है? इस तरफ कौन सी लाइन थी? एम लाइन। टेल की तरफ कौन सी लाइन होती है? एम लाइन। जबकि बताओ हेड की तरफ क्या होता है? जेड लाइन। ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। पॉलीमर का नाम है मायोसिन, तो मोनोमर का नाम है मीरोमायोसिन। और मीरोमायोसिन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसे हैवी, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसे लाइट। आपको दिख रहा होगा कि हेड और क्रॉस आर्म ये बने हैं हैवी मीरोमायोसिन के, और जबकि आपको ये भी दिख रहा होगा टेल ये बना हुआ है लाइट मीरोमायोसिन का। लाइट मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन।
हैवी मीरोमायोसिन वो लिखा तो है, HMM वो लिखा है ऊपर, और LMM का मतलब लाइट मीरोमायोसिन लिख दिया है, पहले ही लिख दिया है। हेड और क्रॉस आर्म हैवी वाले का बना होता है, और आपका जो ये वाला होता है ना टेल, ये लाइट का बना होता है। HMM मींस हैवी मीरोमायोसिन, LMM मींस लाइट मीरोमायोसिन। इतनी बातें क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ, एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन प्रेजेंट ऑन एक्टिन, और एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन मायोसिन उल्टा होता है। देखो ये मायोसिन था तो उसके ऊपर एक्टिन की साइट है, वो एक्टिन था तो उसके ऊपर किसकी साइट थी? सर मायोसिन की साइट थी। फर्क है दोनों। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एटीपी बाइंडिंग साइट किसके पास होती है? एक्टिन के पास, मायोसिन के पास, दोनों के पास, किसी के पास नहीं। हाँ, ओनली मायोसिन के पास। क्वेश्चन समझ रहे हो ना? क्वेश्चन सिर्फ फिगर से क्वेश्चन आते हैं, फिगर से। थ्योरी इतनी फालतू की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं फिगर में ही इतना कवर कर दूंगा कि आपकी थ्योरी बहुत कम होगी, और फिगर लंबे समय तक याद रहता है, थ्योरी तो भूल जाओगे। फिगर में क्या, एग्जाम में गए देख, एक बार फिगर ही देख लिया, मतलब चलते चलते याद हो जाएगा सब कुछ। बढ़ते आगे, एनसीईआरटी देखो, हर एक मायोसिन, मायोसिन मतलब थिक फिलामेंट। जब मैंने स्टार्ट किया था तो पूछा भी था आपसे, देखो लिखा भी है, मायोसिन यानी थिक फिलामेंट, ऑल्सो ए पॉलीमराइज प्रोटीन, मतलब मायोसिन खुद एक पॉलीमर है। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन, यानी बहुत सारे मोनोमर्स जब मिलते हैं तो उनको बोलते हैं, उनका नाम है मीरोमायोसिन। मोनोमर्स का नाम क्या है? कह रहे हैं बहुत सारे मोनोमर्स प्रोटीन मिलके बनाती हैं ये मायोसिन, जिनका नाम है मोनोमर्स का मीरोमायोसिन। कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूट्स वन थिक फिलामेंट, यानी एक थिक फिलामेंट कई सारे मीरोमायोसिन से मिलके बनेगा, मतलब ये मोनोमर है और मायोसिन इज अ पॉलीमर। ईच मीरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट, एक ग्लोबुलर हेड होता है और एक होता है शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म को क्रॉस आर्म भी कहते हैं, क्रॉस आर्म इज अनदर नेम ऑफ शॉर्ट आर्म, ठीक है ना? और लिख लो वहीं पे, और शॉर्ट आर्म भी लिख लो, क्रॉस आर्म का दूसरा नाम शॉर्ट आर्म। क्रॉस आर्म इसलिए बोल रहे हो कि फ्यूचर में काम आएगा। क्रॉस आर्म या शॉर्ट आर्म एक ही चीज है, क्रॉस आर्म या शॉर्ट आर्म एक ही चीज है। और दूसरा होता है टेल। अब देखो जरा, कह रहा फॉर्मर मतलब पहले वाला, यानी हेड और क्रॉस आर्म। हेड और क्रॉस आर्म किसका बना होता है? HMM का, हैवी मीरोमायोसिन का, हैवी मीरोमायोसिन का। और जबकि बाद वाला यानी टेल, टेल किसका बना होता है? LMM का, लाइट मीरोमायोसिन। और कह रहा है हैवी मीरोमायोसिन बनाता है हेड, और शॉर्ट आर्म यानी क्रॉस आर्म, और ये प्रोजेक्टेड होता है आउटवर्ड साइड की इनवर्ड साइड। आउटवर्ड साइड का मतलब क्या हुआ? टुवर्ड्स एम लाइन की टुवर्ड्स जेड लाइन, टुवर्ड्स जेड लाइन। अब देखो हम लोग को एनसीईआरटी क्रैक करनी आ गई है ना? अब क्या कह रहा है? कह रहा है ये रेगुलर इंटरवल पे एंगल पे प्रेजेंट होता है, मैंने थीटा एंगल बताया था, एंड ईच अदर, एक दूसरे से एक एंगल पे प्रेजेंट होता है। पॉलीमराइज मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। और फिर बोल भी रहे, इसको मिला के बोलते क्रॉस आर्म, वही क्रॉस आर्म वाली बात आ गई ना, क्रॉस आर्म वाली बात आ गई ना। ग्लोबुलर हेड के ऊपर, यानी जो हेड था, जो गोल गोल था, गोल हेड के ऊपर एक्टिव एटीपी एज एंजाइम बाइंडिंग साइट थी। कुल मिलाकर के यहाँ अभी देखना लिखा होगा एटीपी बाइंडिंग साइट, और दूसरा बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी, उसी को बोलते हैं। और दूसरी साइट कौन सी थी? एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। ये देखिए, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट, इसी को एटीपी हाइड्रोलेज साइट भी बोलते हैं। और एक्टिन देखो, ये मायोसिन के ऊपर एक्टिन वाली साइट है और एक्टिन के ऊपर मायोसिन वाली साइट है। अब हम देखेंगे कि मसल आखिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मांसपेशियों के संकुचन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब मांसपेशियों के संकुचन की क्रियाविधि, हिंदी में मांसपेशियों के संकुचन की क्रियाविधि।
मांसपेशियों के संकुचन की क्रियाविधि। ठीक है, जरा सुनो, सुनो नहीं, पहले समझो। क्या इसको पहचान रहे अपन? क्या है ये? एक्टिन है ना? ये क्या एक्टिन है ना? जल्दी जल्दी बताना। एक गोला जी एक्टिन, पूरी चेन कितनी चेनें थी? हेलिकल थी कि नॉन हेलिकल? अच्छा, रस्सी वाली प्रोटीन का नाम ट्रोपोमायोसिन, और इसके ऊपर जो तीन तीन के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थी उनका नाम ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन किसको ढके रहती थी? एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ और मायोसिन। क्या ये बात सही है? अपन इसको पहचानते कि नहीं? ये टेल है और ये हेड है और ये शॉर्ट आर्म है, और यही बनाता है मिलकर के क्रॉस आर्म। क्रॉस में होता है इसलिए सी को क्रॉस आर्म बोलते हैं। क्रॉस आर्म, हाँ, क्रॉस आर्म एक्चुअली में थोड़ा सा है रफली सेम ही, लेकिन क्रॉस आर्म और हेड को मिला के क्रॉस आर्म बोले तो ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है ना? तो ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि क्रॉस कनेक्शन बना देता है। और थीटा एंगल पे होता है आउटवर्ड, होता है आउटवर्ड मतलब किस लाइन की तरफ? जेड लाइन। क्लियर है ना? अब जरा सुनना, हुआ क्या? संवेदना ब्रेन से आई, किसको सिकोड़ने की? मसल को। तो संवेदना जैसे ही आती है तो हमारे सार्कोमियर में, यहां पे जहां कैल्शियम स्टोर था उसको पता चल जाता है। बताओ कैल्शियम कहां स्टोर होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही ब्रेन से संवेदना आती है नर्व द्वारा, जैसे ही ब्रेन से तंत्रिकाओं द्वारा संवेदना आती है, कहां पे? मसल के अंदर यानी सार्कोमियर में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में बोला था एसआर, आते आते रिवीजन भी कराया था। एसआर ने क्या स्टोर कर रखा था? कैल्शियम। कैल्शियम क्या स्टोर कर रहा था? कैल्शियम। ठीक है ना? तो कैल्शियम जो है वो यहां से निकलने लगता है। ठीक है ना? देखो, एक चीज अभी बताया था, जो एक चीज यहां पर, इसको शॉर्ट आर्म तो बोलते ही है, लेकिन इनफैक्ट जब एनसीईआरटी लिखती है तो इसको पता क्या बोलती है? थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले क्लियर करा दे। ये शॉर्ट आर्म आपने लिख ही लिया, लेकिन रफली एनसीईआरटी कहती है ये प्लस ये बराबर क्या? क्रॉस आर्म। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी को लेके चलना है। शॉर्ट आर्म क्रॉस आर्म में दोनों ही ले लेती है एनसीईआरटी, हेड प्लस शॉर्ट आर्म, हेड प्लस शॉर्ट आर्म। अब पढ़ते हैं जरा वापस। देखो, माना मेरे ब्रेन ने मांसपेशियों को संकुचित करने का निर्णय लिया। जब निर्णय लिया जाता है, जब डिसीजन लिया जाता है, तो ब्रेन संवेदना भेजती है। ब्रेन ने संवेदना भेजा एक नर्व को। नर्व किसके टच में रहती है? हर जगह के टच में रहती है। तो यहां मसल के टच में रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। जैसे ही मसल के द्वारा मसल में संवेदना आएगी, सार्कोमियर को पता लग जाएगा। सार्कोमियर को पता लगते ही सार्कोमियर से अंदर संवेदना चली जाएगी, यानी कि अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको भी पता लग जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुरंत क्या स्टोर किए हुए है? कैल्शियम निकालने लगी। कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में बढ़ गया। सार्कोप्लाज्म समझ रहे हो ना? द साइटोप्लाज्म ऑफ सार्कोमियर। सार्कोमियर के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब कैल्शियम बढ़ गया, जैसे ही कैल्शियम बढ़ा तुरंत आया किसके पास? इसके पास, इनके पास आया। किसके पास आया? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से एनिमेशन चला दूं, रुकिएगा। हाँ, तो अब देखना, ध्यान से देखना, मेरी स्टोरी जहां से खत्म हुई थी, कैल्शियम आया। कैल्शियम तुरंत किसने बांधा? वन ऑफ द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, और इसने तुरंत हटा दिया। किसको हटा दिया? वो जो ढका हुआ साइड था ना, उसको खोल दिया। यानी जो मास्क वाला साइड था, याद करो कौन सी साइड ढकी हुई थी? एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, जो अभी तक ढकी हुई थी, कैल्शियम की वजह से खुल गई। कैल्शियम की वजह से खुल गई। मेरी बात फिर से समझो, जैसे ही संवेदना आई ब्रेन से, तो किसको पता लग गया? कैल्शियम निकलने लगा। कैल्शियम ने तुरंत इसको पकड़ लिया, और ये जो ढकी हुई साइट देखना, नीले कलर वाली सफेद हो जाएगी। ध्यान देना, यहां नीले कलर वाली, ये देखो खुल गई, सफेद हो गई। अभी तक बंद थी नीले कलर से।
नीले कलर के मास्क से बंद थी, अब देखो खुलेगी तो व्हाइट हो जाएगी, खुलेगी तो व्हाइट हो जाएगी, ध्यान देना। अभी तक मसल रिलैक्स थी, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्शन के समय ये साइटें ओपन हो गई, ओपन हो गई, याद रखो, ठीक है ना। और ये है आपका वो टेल, और ये है क्रॉस आर्म, जिसमें आपका ये शॉर्ट आर्म और हेड शामिल है, क्लियर है। अब ये थीटा एंगल पे है, और इसकी ये टुवर्ड जेड लाइन होता है, इस तरफ एम लाइन होती है, कोई डाउट है? अब जरा देखो अब आगे क्या होगा। अब देखो एटीपी टूटी, और एटीपी के टूटने से ये साइटें जो खुली हुई थी, मायोसिन को पहचान लिया इसने, मायोसिन को पहचान लिया, एक्टिन वाली साइटों ने मायोसिन को पहचान लिया, जुड़ गया, और जुड़ने के बाद ये इसको इधर खींच के ले आई। कौन किसके ऊपर फिसला, कौन फिसल रहा है देख के बताओ। एक्टिन फिसल रहा है किसके ऊपर? इसी थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन फिसल रहा है देखना ध्यान से, ये फिसल रहा है, किसके ऊपर फिसल रहा है? मायोसिन के ऊपर फिसल रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अच्छा और बताओ, एनर्जी चाहिए, वो यहां पे हेड पे एटीपी टूटने से मिल जाएगी। अच्छा एटीपी टूटने से क्या होगा, ये इससे जुड़ जाएगा, जुड़ जाने का मतलब होता है क्रॉस ब्रिज बन गया। क्रॉस ब्रिज किस तरफ ले जाता है इसको? टुवर्ड्स जेड लाइन की टुवर्ड्स एम लाइन, एम लाइन। जब एम लाइनें पास पास आएंगी तो मेरी बात सुनना ध्यान से, ये देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो ध्यान से, ये क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया, ये ढकेल रहा है लगातार, देखो रेड वाली चीजें देखो यहां आ रही है, ये देखो एच जोन धीरे धीरे गायब हो रहा है, एच जोन धीरे धीरे गायब हो रहा है, देख लो खींच के ला रही है, देख लो मायोसिन खींच के ला रही है किसको? एक्टिन को। एक्टिन फिसल रहा है किसके ऊपर? मायोसिन के ऊपर। देखो थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर फिसल रहा है, और किस तरफ आता जा रहा है? सेंटर में। सेंटर की लाइन का सेंटर का जोन का नाम एच जोन। एच जोन जब तक जीरो ना हो जाए तब तक आएगा, उसके बावजूद भी आता है, ऐसा नहीं कि वहीं पे मामला थम गया, उसके बावजूद भी आ जाता है। वो तब तक आता है जब तक कि दोनों ओवरलैप ना कर जाए, यानी ये ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप करता है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे सामने आ रहे होते हैं, ऐसे चढ़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। अभी दिखाएंगे एनसीईआरटी का फिगर। तो बताओ क्या हुआ, जब मसल रिलैक्स होती है तो ये और ये फ्री रहते हैं, क्या ये जुड़ते थे आपस में? नहीं। जब मसल को सिकुड़ना होता है तो एक्टिन मायोसिन से जुड़ जाता है, या मायोसिन एक्टिन से जुड़ गया। जब जुड़ गया तो उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज का बन जाना। क्रॉस आर्म नहीं बोला, क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज बन जाता है, क्रॉस ब्रिज। जब क्रॉस ब्रिज बन जाएगा तो क्रॉस ब्रिज खींचेगा, क्रॉस ब्रिज यानी हेड खींचेगा, किसको खींचेगा? थिन फिलामेंट को। किस तरफ खींचेगा? एच जोन की तरफ, एच जोन की तरफ खींचेगा। और इससे बताओ मसल सिकुड़ जाएगी कि फैल जाएगी? और एक अच्छा फिगर देखते हैं, ये देखो जेड लाइन है, जेड लाइन है, ये पर्पल वाला है आपका वो डार्क बैंड, और ये ग्रीन वाला है लाइट बैंड। ध्यान से देखो एच जोन देखो कम होता जाएगा, ध्यान से देखिए एच जोन देखो कम होता जा रहा है, और ये देखो पास आती जा रही है, एच जोन गायब हो गया, इससे जेड लाइनें भी पास पास आ गई, मसल सिकुड़ गई। देख लो साइज कम हो रहा है कि ज्यादा? साइज कम हो रहा है कि ज्यादा? फिर से देख लो, बताओ जब भी कोई मसल सिकुड़ती है तो क्या होता है? एच जोन घटने लगता है। अच्छा आई बैंड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है देखना जरा, आई बैंड पर, आई बैंड भी घट रहा है सर, आई बैंड भी घट रहा है, वो देखो आई बैंड घट रहा है कि बढ़ रहा है? बताओ जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है एच जोन घटता है, आई बैंड भी। अच्छा एक बात बताओ, किसकी लंबाई पे घंटा फर्क नहीं पड़ा? ना ए बैंड ना आई बैंड, इनकी लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बैंड और आई बैंड की ए बैंड नहीं, ऐसे मत बोलो, थिन और थिक फिलामेंट की लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, थिक और थिन फिलामेंट की लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बताओ लेंथ तो उतनी है, खाली पास पास आया ना। फिर से क्वेश्चन सुनो, 4 क्वेश्चन आते हैं। जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बताओ आई जोन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर घट रहा है। एच जोन पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट के 0 हो जाता है। अच्छा और बताओ थिन फिलामेंट के साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थिक फिलामेंट के साइज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बोलो क्लियर हो गई? और कौन से 2 आयन है जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक तो कैल्शियम, और सुनना जब भी कभी एटीपी टूटे मैग्नीशियम को मत भूल जाना, मैग्नीशियम को मत भूल जाना।
जब भी कभी एटीपी टूटे, मैग्नीशियम को मत भूल जाना, कहीं भी एटीपी टूटेगी बॉडी में Mg चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए। समझ में आई बात? तो विच टू आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन? कैल्शियम और मैग्नीशियम। समझ में आ गई होगी सारी स्टोरी, ठीक है। इसको थोड़ा एक और मेरे पास फिगर है जिसे और क्लैरिफाई करा दूं। ये देखो एक्टिन, ये देखो मायोसिन क्रॉस ब्रिज हैज बीन फॉर्म्ड। इधर देखो पहले ये वाला फिगर, वो बाद में बताऊंगा। पहले बताओ ये क्या है? थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट। देखो क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज में इसको ढकेला, ये जेड लाइन, ये एम लाइन किस तरफ ढकेल रहा है देखना ध्यान से, एम लाइन की तरफ। इससे एच जोन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। देख रहे हो, ऐसे पकड़ पकड़ के घसीट देता है। कौन किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है? अच्छा अच्छा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्टिन को मायोसिन से जोड़ना जरूरी है ना, यानी क्रॉस ब्रिज बनना जरूरी है ना। अच्छा, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो कहां से मिलेगी? एटीपी से। मतलब कहां से मिलेगी? एक्टिन के पास से मिलेगी, मायोसिन के पास? मायोसिन के हेड से मिलेगी। और मायोसिन किसको खींच करके किस तरफ ले जा रहा है ना, यानी बाहर से अंदर की तरफ ले जा रहा है। जेड लाइन से खींच के एम लाइन की तरफ ले जा रहा है। अब जरा यहां चेक करो, एटीपी आया, एटीपी टूटा, एटीपी टूटने से ऊर्जा मिली, क्रॉस ब्रिज बना, क्रॉस ब्रिज बनने से इसने उसको खींचा। ये देखो, एटीपी आया, ऊर्जा मिली, क्रॉस ब्रिज बना, उसने उसको उधर ढकेला। एटीपी आया, क्रॉस एनर्जी मिली, क्रॉस ब्रिज बना। देखना ध्यान से, एटीपी आया, क्रॉस ब्रिज बना, उधर ढकेला, फिर वापस, फिर एटीपी आया, क्रॉस ब्रिज बना, फिर वापस। हो गया बिल्कुल क्लियर? दिमाग में चीजें बैठ गई? चलिए, अब दिमाग में तो बैठ गई, अब दिल में भी बिठा लिया जाए। क्या हेडिंग डाला आपने? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल के संकुचन की क्रियाविधि। ठीक है ना, क्रियाक्रम नहीं, क्रियाक्रम की क्रियाविधि। हाँ, अब देखो होता क्या है। ब्रेन send signal for muscle contraction. ब्रेन ने मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल भेजा, संवेदना मोटर नर्व में आती है। याद करो कोई भी चीज, हाँ, जाती कैसे है? अगर आपको सिग्नल ब्रेन को देना हो तो सेंसरी नर्व ले जाएगी, और वापस लाना है तो मोटर नर्व। जाने का रास्ता अलग, आने का रास्ता अलग, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब जाने का रास्ता, अगर आपने मुझे चुटकी काटी, चुटकी काटना जानते हो ना, अगर आपने चुटकी काटी तो कौन लेके गया? सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व लेके गई। अच्छा, चुटकी काटी तो मेरा हाथ उठा आपके गाल की तरफ, चिटाप, ये क्या, ये कौन संवेदना लेके आया? ये मोटर नर्व लेके आया। समझ में आई बात? समझे? तो ब्रेन, ब्रेन जो है उसने सिग्नल भेजा मसल के कॉन्ट्रैक्शन का। ब्रेन सेंड द सिग्नल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन बाया, बाया कैसे आती है? मोटर नर्व, मोटर नर्व से आई। मोटर नर्व का जो एंड होता है, एंड ऑफ मोटर नर्व, वो ये रहा। एंड ऑफ मोटर नर्व रिमेन इन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ, यहां पे भी क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सार्कोलेमा। यानी यहां पर बना एक साइनेप्स, यहां पर बना एक साइनेप्स। उस साइनेप्स को साइनेप्स ना बोल करके बोलते हैं क्या? बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब नर्व और मसल जुड़ गई, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसी को बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। सर थोड़ा दिख जाए तो मजा आ जाए, बिल्कुल दिखेगा। ये रही आपकी ये वाली नर्व, मोटर का जो लास्ट एंड है, ये एंड ऑफ मोटर नर्व, एंड ऑफ मोटर नर्व। ठीक है,
और ये हो गई आपकी सार्कोलेमा। तो यहां जो जंक्शन बना ना, उसी को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गोले होते हैं, उनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। इन गोलों में भरा होता है एसिटाइल कोलिन, जो कि एक केमिकल है। एसिटाइल कोलिन एक केमिकल है जो यहां भरा हुआ है, ये केमिकल यहां भरा हुआ था। जैसे ही संवेदना यहां से आई, ये वेसिकल इससे टकराया और सारा केमिकल यहां रिलीज कर दिया, सारा केमिकल इस गैप में रिलीज कर दिया। जैसे इस गैप में रिलीज हुआ, तुरंत क्या हो जाएगा, क्या रिलीज हो गया, एसिटाइल कोलिन। जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, तुरंत यहां पर रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, इन्होंने तुरंत एसिटाइल कोलिन को कैप्चर किया। ये रिसेप्टर किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। इनका काम होता है रिसीव केमिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन, रिसीव एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन को रिसीव कर लेते हैं। जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसीव हुआ यहां से, तुरंत ही यहां पर जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसीव हुआ, किसने रिसीव करा, ये देखो इसने रिसीव कर लिया। रिसीव करते ही यहां का जो सोडियम गेट है, सोडियम गेट वो खुल जाता है, सोडियम गेट लगे होते हैं यहां पे, वो खुल जाते हैं यहां पे, ये सोडियम गेट, जिसको सोडियम चैनल भी कहते हैं। सोडियम चैनल विल बी ओपन, विल बी ओपन। और ये जैसे ओपन हुए, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा इज डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड मतलब सीधी सी बात है, सार्कोलेमा को पता चल गया सिग्नल का, सार्कोलेमा को सिग्नल का पता चल गया। सार्कोलेमा का सिग्नल, सार्कोलेमा को सिग्नल पता चल गया। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सारा, लेकिन अभी आपको ज्यादा बेहतर कल्पना हो गई किस तरीके से क्या होता है। जैसे ही संवेदना ब्रेन से आई, तुरंत क्या हुआ, जैसे ही संवेदना ब्रेन से आई, तुरंत क्या हुआ, बताइए। मोटर मोटर नर्व को संवेदना मिली कि सेंसरी, और फिर मोटर नर्व जहां पे जुड़ती है सार्कोलेमा से, उसको क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का दूसरा नाम मोटर एंड प्लेट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज ऑल्सो नोन एज मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। जैसे ही सिग्नल आया नर्व से, किस तरफ, सार्कोलेमा की तरफ, तुरंत ही क्या हो गया, तुरंत ही कैल्शियम, सॉरी नहीं, यहां से ये सिग्नल जब आता है, तुरंत ही एसिटाइल कोलिन निकलने लगा। ये देखो, वेसिकल से एसिटाइल कोलिन निकल के इस दरार में आया, दरार से ये आ गया रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर को जैसे ही मिला, इसने अपने सोडियम गेट चैनल को ओपन कर दिया, सोडियम के ओपन होने से डीपोलराइजेशन हो गया, मतलब पता चल गया, किसको पता चल गया, सार्कोलेमा को। सार्कोलेमा को पता चल गया कि सिग्नल आ गया है।
जब एक नर्व और एक मसल जुड़ती है तो उस स्थान को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। और ऐसा कौन सा केमिकल है जो संवेदना को नर्व से इसमें ला रहा है? एसिटाइल कोलिन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, भी पढ़ते हैं। इधर लिखा है कि सिग्नल का पता चल गया। मतलब सार्कोलेमा को सिग्नल का नॉलेज मिल गया। ब्रेन ने सिग्नल भेजा मोटर नर्व को, मोटर नर्व लेके आया सार्कोलेमा तक, लेकिन सार्कोलेमा तक डायरेक्टली नहीं लाता, इनडायरेक्टली लाता है। तभी लिखा था इनडायरेक्ट कांटेक्ट में था कि डायरेक्ट? इनडायरेक्ट कांटेक्ट में था, क्योंकि दोनों के बीच में गैप था और इस गैप में केमिकल भरा था। केमिकल का नाम था क्या? केमिकल का नाम था एसिटाइल कोलिन। उधर से सिग्नल निकला केमिकल के रूप में, इधर से सिग्नल को रिसीव किया रिसेप्टर ने, तुरंत ही सार्कोलेमा की पोलैरिटी बदल जाती है। पहले होता है, एक आइडिया देते डीपोलराइज क्या होता है। जब भी कोई नर्व रेस्ट में होती है तो बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर निगेटिव, लेकिन जैसे ही किसी नर्व में इंपल्स आती है तो उसको पता कैसे चल जाता है? वो चार्जेस पलट जाते हैं, अंदर कैसा हो गया पॉजिटिव, बाहर निगेटिव, तो पोलराइज का उल्टा डीपोलराइज। और हम लोग जब नर्व पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? इस तरीके से सारा सिग्नल यहां तक पहुंच गया है, जंक्शन तक, और इनफैक्ट सार्कोलेमा को पता भी चल गया। अब सार्कोलेमा का पता चलना मतलब सार्कोमियर को पता चल गया। जब सार्कोमियर को पता चल गया तो आगे क्या होगा देखते हैं। हो गया? यहां तक सारी बातें क्लियर है? बढ़े आगे? किधर? नीचे की तरफ। नीचे होता है सोडियम, ऊपर होता है कैल्शियम। यहां पर कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकमिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन। अगर यहां चेक कर रहे हैं यहां कौन से चैनल एक्टिव हुआ, तो कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल की वजह से बाहर निकलता है। ये बात मैं बताऊंगा आपको वहां पे। कैल्शियम चैनल पीछे वाले में होता है, आगे वाले में सोडियम चैनल एक्टिव होता है। कैल्शियम चैनल के एक्टिव होने से ये निकलता है और सोडियम के एक्टिवेट होने से डीपोलराइजेशन होता है। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा, जस्ट आगे बढ़ते हैं। आगे ये हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद है ना? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट टू रिलीज
स्टार्ट टू रिलीज कौन सा आयन? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन रिसीव्ड बाय, किसने रिसीव किया? रिसीव्ड बाय वन सब यूनिट ऑफ, तीन थी, तीन में से कौन रिसीव करेगा? केवल एक, वन सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन ने क्या किया? डीमास्क। डीमास्क मतलब हटा दिया, डीमास्क मतलब हटाना। द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ, एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ किसकी? किसकी? मायोसिन। प्रेजेंट ऑन, जो प्रेजेंट किस में थी? प्रेजेंट ऑन एफ एक्टिन। कुछ याद आ रहा है? मायोसिन बाइंडिंग साइट को हटाना था। ये देखो डी मास्क, इसको हाईलाइट करेंगे। डी मास्क, किसको डी मास्क किया? एक्टिव बाइंडिंग साइट। किसकी एक्टिव बाइंडिंग साइट को? मायोसिन की। लेकिन ये प्रेजेंट कहां होती है? एफ एक्टिन पे। अब इससे क्या हुआ? एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम देयर इज हाइड्रोलिसिस, एटीपी हाइड्रोलिसिस या एटीपी ब्रेकडाउन। देयर इज एटीपी ब्रेकडाउन takes place at the head of, at the head of myosin, at the head of myosin with the help of, with the help of energy। अब एनर्जी मिल गई ना? with the help of this energy, with the help of this energy, this energy myosin binds with actin। मायोसिन बन जाता है, अभी दिखाया था ना फिगर में, मायोसिन बाइंड्स विद एक्टिन। 10, इसका मतलब क्रॉस ब्रिज बन गया। बोलो, जुड़ गया मतलब क्या बन गया? क्रॉस ब्रिज बन गया। अब बताओ क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या हुआ था? मायोसिन ने अपने हेड को टर्न किया, किस तरफ? टुवर्ड्स एम लाइन। मायोसिन ने, मायोसिन ने अपने हेड को, अपने हेड को एम लाइन, या मैं बोलूं इनर साइड, तो बात एक ही है ना, एम लाइन यानी इनर साइड की तरफ टर्न किया। इससे क्या होगा? इससे थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट ब्रैकेट में एक्टिन लिख दूं, थिन फिलामेंट या एक्टिन, थिक फिलामेंट यानी मायोसिन, पर स्लाइड करने लगा। बोलो, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसीलिए नाम दिया गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसीलिए बुलाते हैं। अब क्या हुआ? इसकी वजह से अब कुछ ऐसा होने लगा। देखो एक छोटा सा फिगर बनाएंगे, फिनिश्ड।
ये थिन फिलामेंट है ना, आप जानते हो फिर भी लिख दे रहा हूं। आप ये भी जानते हो कि अब ये इससे जुड़ चुका है, हेड। इधर ये भी जुड़ चुका है, ये देखो इससे हेड हेड जुड़ चुका है, यानी क्रॉस ब्रिज बन चुका है। ये है आपका थिक फिलामेंट। ये रहा क्रॉस ब्रिज, ये रहा आपका क्रॉस ब्रिज। अब जरा देखो, ये क्रॉस ब्रिज किस तरफ झुकेगा, ये झुकेगा एम लाइन की तरफ। ये क्रॉस ब्रिज इसको पकड़ के इधर खींचेगा, इधर। ये क्रॉस ब्रिज इसको पकड़ के इधर खींचेगा, ये क्रॉस ब्रिज इसको पकड़ के इधर खींचेगा, ये क्रॉस ब्रिज इधर खींचेगा, ये इसको टुवर्ड्स एम लाइन, ये देखो एम लाइन इधर है, एम लाइन की तरफ खींच रहा है सारे। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। बताओ इससे क्या हो जाएगा, जो मसल की लेंथ है ओवर एंड ऑल घटेगी कि बढ़ेगी। देखो इसका मतलब जो मसल की लेंथ है ओवर एंड ऑल घटेगी। देखो अभी यहां पे था, रुक जाना, थोड़ा छोटा हो जाएगा, रुक जाना। ये देखो ये जेड लाइन यहां आ गई, ये जेड लाइन जो है ये रही, ये जेड लाइन देखो ये है। मसल का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, अब बताओ ये जो आई बैंड है ये क्या घटे, ये सब अभी अगले फिगर में बता देंगे, बस खत्म। फिगर बनाना ही नहीं है, अब थ्योरी थ्योरी रह गई। देखो हो गया ना क्लियर, मसल की लेंथ हो गई छोटी। पहले मसल की लेंथ मान ली एल थी, पहले एल थी, अब एल डैश हो गई। पहले मसल की लेंथ एल थी, अब एल डैश हो गई। इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, बोलिए। यानी आपने देखा कि सार्कोमियर की लेंथ कम हो रही है, जेड लाइन के बीच की लेंथ कम हुई, मतलब क्या कम हुई, सार्कोमियर की लेंथ कम हुई। ये देखो इसे बोलते थे सार्कोमियर, एसएम लिख देते हैं। ये देखो इसे बोलते थे एसएम, सार्कोमियर। तो आप देखो एसएम की लेंथ क्या हो गई, घट गई। जेड लाइनें पास पास आ जाएंगी कि दूर दूर, पास पास आई ना, ये देखो, ये देखो पास पास आ गई।
स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये थ्योरी कहलाती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्योंकि थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट पर स्लाइड करने लगा। थिन थिक पर कर रहा है कि थिक थिन पर कर रहा है? वैसे भी अगर अगर कोई पतली सी चीज के ऊपर मोटी चीज अगर स्लाइड करने लगे तो क्रैश कर जाएगा। अगर मोटी सी चीज के ऊपर पतली चीज स्लाइड करे तो क्रैश नहीं करेगा। बताओ, मोटी वाली के ऊपर पतली वाली स्लाइड कर रहा है कि पतली वाली के ऊपर मोटी वाली स्लाइड कर रहा है? हाँ, मोटे वाले के ऊपर पतला वाला फिलामेंट स्लाइड कर रहा है। इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्रॉस ब्रिज कब बनता है? जब मसल सिकुड़ना होता है कि जब मसल रिलैक्स होना होता है? और क्रॉस ब्रिज अभी देखना ब्रेक हो जाएगा, जब ब्रेक कर देंगे मसल होने लगेगी रिलैक्स। एनर्जी चाहिए, तभी तो जब तक एटीपी नया वाला आएगा नहीं तब तक क्या होगा, तब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा। ब्रिज को ब्रेक करना केवल एक्टिव प्रोसेस है, बाकी उसके बाद की सारी प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब देयर इज नो रोल ऑफ एनी एनर्जी। बस ब्रिज को तोड़ना, बस ब्रिज टूट गया, काम खत्म, मसल अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। जब तक ब्रिज बना रहेगा मसल रिलैक्स नहीं हुई। तभी तो जब कभी कोई मर जाता है तो उसी स्थिति में हाथ रह जाता है। नहीं, रिगर मॉर्टिस, इसको बोलते हैं रिगर मॉर्टिस। जब कोई व्यक्ति किसी जिस हालत में मरता है उसका हाथ पैर उसी दिशा में रह जाता है, इसीलिए मरते ही देखो क्या करते हैं, उसकी बॉडी को एकदम स्ट्रेट कर देते हैं। पता लगा ऐसे मरे तो ऐसे ही हाथ रह जाएगा, है ना? एक मूवी थी बहुत पुरानी है, शायद आपने ना देखी हो, मैंने देखी है। माला माल वीकली, है ना? है ना? वो शराबी होता है और वो लॉटरी डेली खरीदता है, और जब वो डेली खरीदता है लॉटरी तो एक दिन लॉटरी लग जाती है और पीते पीते खुशी में मर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। लॉटरी थी शायद 10-15 लाख की लॉटरी थी, तो हर कोई चाहता है कि हमें मिल जाए, तो इसलिए पता है वो मर भी गया था तो उसको क्या बोलते हैं, जब तक इंस्पेक्शन हो रहा था लॉटरी वाले का तब तक क्या करते थे, तब तक उसको ऐसे बोलते थे, अरे सो रहा है, लेटा हुआ है, शराब पी रहा है, या खुशी के मारे वो अभी शॉक्ड है, ऐसा बोल रहे थे। पूरी मूवी उसी पर बेस्ड थी। तो वो रिगर मॉर्टिस का ही केस दिखाया था। मसल को रिलैक्स होने में एनर्जी नहीं मिलेगी, खर्च करनी पड़ेगी, सिर्फ क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने में। एनसीईआरटी ने भी लिखा है। एटीपी आएगा तो बस ये तोड़ेगा, यूज नहीं होगा बहुत। फिनिश्ड, हो गया। हो गया। जब तक नया एटीपी नहीं आएगा, अभी लिखाएंगे तो आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है ना वो भी क्लियर हो जाएगा। रिलैक्सेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, एटीपी यूज नहीं होगी, लेकिन जब तक आएगा नहीं तब तक क्रॉस ब्रिज टूटेगा ही नहीं। जब आता है तब उसको पता चलता है कि अब हमें टूटना है, उसमें एटीपी यूज डायरेक्टली नहीं होती। फिनिश्ड। देखो, एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन क्या क्या हुआ, आई बैंड पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन सुनिए, आई बैंड पर क्वेश्चन आता है, एच जोन पर क्वेश्चन आता है, थिक फिलामेंट,
की लेंथ पर क्वेश्चन आता है, थिन फिलामेंट की लेंथ पर क्वेश्चन आता है। रिक्वायर्ड आयंस पर क्वेश्चन आता है। चलो, पाई बैंड घटेगा, एच जोन घटेगा, थिक फिलामेंट अनचेंज, ये भी अनचेंज्ड। रिक्वायर्ड आयन दो थे, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। आई बैंड का साइज घट रहा था, पढ़ा था हम लोगों ने। एच जोन का साइज घटेगा। एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, लेंथ कितनी रह जाएगी, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाती है। मसल्स अपने ओरिजिनल लेंथ की 1/3 तक सिकुड़ सकता है, 1/3 तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मसल अपनी जितनी भी लेंथ है उसका 1/3 तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 1/3। वन थर्ड होता है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स आप लोगों को लगता है, जब नया एटीपी मायोसिन के हेड पे बाइंड हो जाता है, तब क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाने से, क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो गया, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि एटीपी यूज हो गया, एटीपी यूज नहीं हुआ, केवल बंधेगा तो इसको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि उसके लिए एनर्जी यूज हो गई, पर यूज नहीं होती रियली। जब मैंने क्या बोला, जब नया एटीपी, हाइड्रोलाइज वर्ड नहीं यूज किया मैंने, जब नया एटीपी मायोसिन के हेड पर बाइंड होता है तब क्रॉस ब्रिज ब्रेक होने से, क्रॉस ब्रिज ब्रेक होने से मसल इलास्टिक थी ना, तो अपनी जगह अपनी ओरिजिनल लेंथ को अचीव कर लेगी, होने से इलास्टिसिटी के कारण थिन और थिक फिलामेंट अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएंगे। थिक व थिन फिलामेंट, थिक व थिन फिलामेंट, थिक व थिन फिलामेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, ओरिजिनल पोजीशंस पर पहुंच जाते हैं, thus मसल्स आर रिलैक्स्ड, इसका मतलब मसल हो गई रिलैक्स्ड। और एक बात क्लियर कर लो,
मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें एटीपी यूज होती है। इसका मतलब कैसी प्रोसेस थी? एक्टिव। जबकि मसल रिलैक्सेशन में नो यूज ऑफ एटीपी। नो एटीपी यूज। मैंने ये नहीं बोला कि एटीपी यहां पे यूज हो गई, एटीपी बंधी। बंधना और यूज होने में फर्क है। नो यूज ऑफ एटीपी, तो ये कैसी प्रोसेस हुई? तो ये पैसिव प्रोसेस हुई। तो ये एक पैसिव प्रोसेस हुई। लिख लिया है? छूटा तो नहीं किसी का? छूट गया? बाई डिफॉल्ट लगा है वो स्लाइड ही डिलीट हो गई। रुको रुको लिख देता हूं। एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन क्या हो गया? आई बैंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डिक्रीज। अच्छा, एच जोन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डिक्रीज। बताओ, लेंथ ऑफ थिन एंड थिन फिलामेंट, लेंथ ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट अनचेंज। रिक्वायर्ड आयंस दो होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नहीं, सोडियम नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैक्सिमम ओरिजिनल लेंथ का 1/3 तक सिकुड़ता है। जब नया एटीपी आता है, जब न्यू एटीपी हेड पर बाइंड होता है, जब न्यू एटीपी हेड पर बाइंड होता है, तब क्रॉस ब्रिज ब्रेक होने से, क्रॉस ब्रिज ब्रेक होने से मसल रिलैक्स हो जाती है। सीधी सी बात, क्रॉस ब्रिज ब्रेक होने से मसल रिलैक्स्ड हो जाती है। मसल कॉन्ट्रेक्शन इज कैसी प्रोसेस है? एक्टिव, एज एटीपी यूज्ड। मसल रिलैक्सेशन इज पैसिव प्रोसेस है, नो यूज ऑफ एटीपी। बस इतना ही तो था, नो यूज ऑफ एटीपी। नो यूज ऑफ एटीपी।
हो गया ना? अब देखो, बस एनसीईआरटी पर पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, which states that contraction of muscle fiber takes place by the sliding of thin filament over thin के ऊपर फ्लोट कर रहा है या थिक थिन के ऊपर कर रहा है? जल्दी बोलो, है ना? कह रहा है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय ए सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन, बाय द मोटर नर्व की सेंसरी नर्व, motor nerve along with muscle fiber connected, it constitutes the motor unit. The junction between the motor neuron and sarcolemma of muscle fiber is called as neuromuscular junction. याद आया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का दूसरा नाम मोटर एंड प्लेट। जब भी सिग्नल पहुंचता है इस जंक्शन पर तो यहां से एक केमिकल निकलता है, नाम है एसिटाइल कोलिन, विच जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल यानी डीपोलराइजेशन। किसमें डीपोलराइजेशन हो गया? हाँ, सार्कोलेमा। और ये पूरे मसल में फैल गया, संवेदना पूरे मसल फाइबर में चली गई और इसका मतलब क्या निकलने लगा? कैल्शियम आयन। कहां से निकला? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लेकिन कहां पे आया? सार्कोप्लाज्म में। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ, विद ए सब यूनिट की तीनों सब यूनिट, ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन प्रेजेंट ऑन एक्टिन फिलामेंट। कह रहे ट्रोपोनिन ने कैल्शियम को बांध लिया जो कहां उपस्थित था? एक्टिन फिलामेंट। और उसने मास्क को हटा दिया, रिमूव द मास्क, हमने डी मास्क बोला था, डी मास्क कर दिया। किसको? एक्टिव साइट फॉर मायोसिन को। अच्छा, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस, मायोसिन ने एनर्जी को यूज कर लिया। मायोसिन के हेड पे जब एनर्जी यूज हो गई तो मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू द एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज, मतलब मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ गया, क्रॉस ब्रिज बना दिया। मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ गया, क्रॉस ब्रिज बना दिया। ये देखो एटीपी टूटा, ये देखो जुड़ गया, जुड़ने को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज बन गया। क्रॉस ब्रिज किस तरफ टर्न अप करेगा? ये जेड लाइन, ये एम लाइन, किस तरफ? एम लाइन की तरफ। अब देखो जब नया एटीपी आएगा क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, लेकिन एटीपी यूज नहीं हो रहा है मेरे भाई, एटीपी यूज नहीं हो रहा है। देख लो एटीपी यूज कब होता है? जब टूटता है। ये देखो जब एटीपी एडीपी प्लस आईपी में टूटता है तभी यूज होता है। ये देखो यहां यूज हो रहा था, यहां पे केवल बंधा है, टूट नहीं रहा है। देखो तीनों जुड़ा हुआ है, तीनों फॉस्फेट यहां पे जुड़े हुए, देख लो। अब क्या बोल रहे हैं? इट पुल्स द अटैच्ड, बोल रहा है इससे पुल कर लिया गया। किसको पुल कर लिया गया? थिन फिलामेंट को। थिन फिलामेंट यानी एक्टिन फिलामेंट को। कहां पे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, सेंटर का नाम टुवर्ड्स एच जोन, सेंटर का नाम एच जोन था कि नहीं था? टुवर्ड्स द एच जोन। जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन, बोलता है ये जो एक्टिन के फाइबर थे जेड लाइन से अटैच थे, वो भी खींच के चले आए कहां पे? अंदर की तरफ। इसका मतलब क्या हो गई? लेंथ छोटी हो गई, किसकी? सार्कोमियर की। मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। कह रहा है इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप, ऊपर के स्टेप से क्लियर होता है, यानी छोटी हो गई मसल, मसल छोटी हो गई, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया। आई बैंड छोटा हो गया, जबकि ए बैंड उतना ही लंबा रहा। और क्या कह रहा है? मायोसिन रिलीज द एडीपी प्लस आईपी, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वापस चला गया रिलैक्स स्टेज में। ठीक है, जब नया एटीपी बाइंड हुआ तब क्रॉस ब्रिज टूटा, लेकिन एटीपी यूज नहीं हुआ। देख लो ध्यान से, कह रहा है एटीपी जब आगे यूज होगा
ATP is again hydrolyze the myosin head and the cycle of cross bridge formation. फिर से क्रॉस ब्रिज बनेगा और फिर से क्रॉस ब्रिज बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर से बनेगा, टूटेगा, तो यही प्रोसेस रिपीट होगी। कौन सी प्रोसेस? स्लाइडिंग। ये प्रोसेस कब तक होगी? जब तक कैल्शियम दोबारा अपने घर वापस नहीं चला जाता। घर का नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी बोला है, उसको रेटिकुलम बोलेंगे। इससे क्या हो जाएगा, दोबारा मास्क बन जाएगा और एक्टिन फिलामेंट अपनी ओरिजिनल जगह पे पहुंच जाएगा। मतलब सारी चीजें अपनी ओरिजिनल जगह पे पहुंच गई, जेड लाइन ओरिजिनल जगह पे पहुंच गया, मतलब मसल क्या हो गई? रिलैक्स्ड। मसल क्या हो गई? रिलैक्स। बस यही तक हम लोग ने किया है। अच्छा, अब ये फिगर देख लो बस, ये देखो, जब मसल रिलैक्स थी तो ऐसा था, आई बैंड दिख रहा था, एच जोन दिख रहा था। मसल जब सिकुड़ने लगी थी, हमने तो पूरा दिखाया आपको। देखो आई जोन का साइज घटने लगा है, घट रहा है। आई जोन का बैंड देखो, आई बैंड देखो घट रहा है, ये देखो इतना छोटा रह गया। और ए बैंड भी देखो, पहले इतना चौड़ा था, अब ये छोटा हो गया। अच्छा, मसल जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी तो देखो, हमने बताया था दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे? ओवरलैप्ड हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप्ड हो जाएंगे। देखो ओवरलैप्ड हो गए, एच जोन बिल्कुल खत्म हो गया, एच जोन बिल्कुल खत्म हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? यहां तक मैंने करा दिया मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद करेंगे कल आगे।